मॉडिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस कौन कौन से थे बिगिनर बॉक्स नंबर आज जो डिस्कस करने थे 5-6 और बाकी फिर कल। ठीक है, बिगिनर बॉक्स नंबर 5 निकले बच्चों, कनेक्ट हो गए बच्चे। बेटा कटिंग लगाना हाँ साहब। बिगिनर बॉक्स नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 बेटा छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ाया। 2 3 4 5 6 6। बिगिनर बॉक्स नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा बच्चा, और चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। याद है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू मैंने बताई थी V नॉट बाय L e टू द पावर माइनस RT बाय L। और ये इसने मैंने कहा था t को टू 4 पर, इसने शायद कोई टाइम दिया 0.001, तो t की वैल्यू कितनी रख दोगे? इसमें बाकी सब डेटा दिए हुए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा है, इससे सॉल्व कर सकते हैं, सब डेटा दिया हुआ है आपको। 7 बच्चों, ठीक है, 7 ये रहा 7। इसमें e टू दी पावर वैल्यू आएगी जो उसने दे रखी है ऑलरेडी ब्रैकेट में। कुछ अजीब से वैल्यू आती है उसमें, बताना बच्चे। वो 6 से, अच्छा ये 6 ही था 7th वाला। अच्छा ये नहीं, ये लगे करंट इन कॉइल। हाँ ये देखिए सब बच्चे, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, बहुत पहले की बात है। कैपेसिटर में ऐसा कुछ हुआ करता था कि चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की 1/n हो जाती है। इसमें कितना टाइम लगता है, तो t जब चार्जिंग था तो आया था टो ln n/n-1, और t जो डिस्चार्जिंग में आया था टो ln n। सेम कॉन्सेप्ट जो चार्ज के लिए थे, और यहां पर लग जाएंगे किसके लिए? करंट के। सेम कॉन्सेप्ट, करंट कितनी देर में 1/n हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आई नॉट की वैल्यू बनेगी 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट कितनी देर में 1 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर तो मैक्सिमम करंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बोल रहा है कितनी देर में 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी कितना हो गया बताओ बच्चों, यानी कितना हो गया? ये आई नोट का कितना हो गया? आधा। इसका मतलब आई नोट बाय एन अगर कॉन्सेप्ट लगाया तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहां 2 पुट देना, और टो आप जानते ही हैं यहां का टो क्या होता है, यहां का टो होता है L/R। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही क्वेश्चंस बच्चों, मेरा सजेशन है जब आप रिवीजन करें तो ये जरूर रिवाइज करना, क्योंकि दोनों की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। एक 1/n वाला कॉन्सेप्ट है, एक di/dt वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों अलग क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर करें जब भी करें। 6 7 8 अभी पढ़ाया नहीं है, और 9 पूछना हो तो पूछ लो। ब्रोकन वायर वाला बताना है, ब्रोकन वायर है बेटा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बोलो जेसिक में कैसे बिहेव करता है? ब्रोकन वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इधर करंट जाएगा नहीं, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। I3 की वैल्यू कितनी होगी? 0, ब्रोकन वायर। और I1 I2 क्या होंगे? इक्वल E/2R। याद करो बच्चों, जब भी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज कैसा बिहेवियर होता है? ब्रोकन वायर। उस ब्रांच में सर्किट में करंट नहीं जाता, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, सर्किट में नहीं जाता या उस ब्रांच में नहीं जाता? उस ब्रांच में नहीं जाता। ऐसा मैंने 2 बल्ब वाला क्वेश्चन कराया था आपको, है ना।
है बेटा, टी इन चार्जिंग, टी इन डिस्चार्जिंग, चार्जिंग। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रोथ, मतलब टी इन ग्रोथ और टी इन डिके, ये दो एक जैसी होगी, डी डी, ये डिस्चार्जिंग और ये डीके में इतना टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले बीबी नंबर 6, 1 2 3 4 4 4 बताना बेटा, बता दें। एसी यानी क्लास में याद को मैं बताया था, एसी ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद है? अगर पीक वैल्यू दी जाए और फ्रीक्वेंसी दी जाए तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट, कितना दिया है 1, और साइन 2 पाई एफ टी 50 टी, ये हो गया करंट। AC of peak value this, mutual inductance is this, induced EMF secondary coil E2 is equal to minus ये I1 दिया हुआ है M D I1 by dt। ये लो साहब, इसको डिफरेंशिएट कर देना, उसको यहां पे पुट देना, M दिया हुआ है ही सही। और सुनो, एग्जैक्टली इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया, ये नहीं कराया, इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया है, तो उसको भी देख लेना। और जब मैं ऐसे बोलता हूँ बच्चों इसको आगे करना, तो उसके पीछे रीजन यही है कि मतलब डिस्कशन का मतलब ही यही है कि मैं आपको हिंट दूं थोड़ा, एक मतलब जैसे मान लो 5 लाइन का है, 2 लाइन शुरू की बताऊं, 3 लाइन शुरू की बताऊं, बाकी आप फिर कैलकुलेशन और सॉल्यूशन जो आप खुद करें, यही इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो अगर मैं आप एक्सपेक्ट करेंगे पूरा पूरा सॉल्यूशन दूंगा तो उसमें फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर आपने सॉल्व ही नहीं किया वो। इसके बाद आता है 5 6 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। 6 क्वेश्चन भी रिवीजन में हमेशा, 4th और 6th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आप रिवीजन में रखना। देखो, एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके टर्म्स भी दिए हुए हैं, सोलेनॉइड के एन ऑफ सोलेनॉइड भी दिए हैं 2000, लेंथ 0.3 मीटर, एरिया भी दिया हुआ है। अब एक कॉइल इसमें रैप कर दी इसके सोलेनॉइड के, थैंक यू बेटा, ये भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं ऐसे करूंगा यही रिटर्न आएगा बच्चों से, सर ठीक है बच्चों, सर उम्र हो झुका नहीं जा रहा, और सच्चाई से कभी मुंह मोड़ना, इससे मैं सच्चाई की तरफ देखता ही रहा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि ये कॉइल यहाँ रैप कर दी, तो एक्चुअली इसी के ऊपर रैप कर दी बच्चों, तो इसका क्रॉस सेक्शन या इसका एरिया भी कितना ही होगा, यही रहेगा, है ना, ये चीज तो वही रहेगी। और अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें कहाँ गया कॉन्सेप्ट, 2 एम्पियर को चेंज कर दिया 0.25 सेकंड में। एक क्वेश्चन हमने किया था, याद करो आपको, कि 4 सेकंड्स में दिस करंट इज रिवर्स्ड, ऐसा एक क्वेश्चन किया था बच्चों। तो बस बच्चों यहां पे हो जाओ शुरू, ये तो हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंटरवल दिया है तो डेल्टा I1 बाय डेल्टा टी, और इसमें इनिशियल जो करंट दिया है बच्चों वो है 2 एम्पियर, और फाइनल करंट कितना दिया है
2 ही है ना बच्चों? हाँ, -2 फाइनल करंट हो जाएगा। बोलो बोलो बच्चों, हो जाओ शुरू। बोलो, यहां पर आई फाइनल में से इनिशियल दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, लेकिन अभी क्या करना बाकी है? एम। और एम निकालने के लिए फिर से अपना एक कॉन्सेप्ट है, एम का अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, N2B1S2 अपॉन I1। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानता हूं बच्चों की, एक में चेंज करके दूसरे में ईएमएफ तो पूछ ही रहा है, साथ में एक चीज और दूसरी चीज में क्या बता रहा है वो, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना भी सिखा रहा है। दो फॉर्मूले एक साथ कवर होते हैं, एक तो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल जो कि फर्स्ट कॉइल से आता है चेंज में, और दूसरा ये वाला। अब N2 कौन है बच्चों? N2 कौन है? सर्कुलर। और B1 किसका है बच्चों? सोलेनॉइड। S2 किसका है? सर्कुलर, जो कि किसका ही एक्चुअली सोलेनॉइड, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, दिया हुआ है। और I किसका आएगा बच्चों? सोलेनॉइड। अब हम इसमें रखते हैं एन सर्कुलर लूप में, सर्कुलर कॉइल में के भी दिए हुए हैं, कितने दिए हुए? सर्कुलर कॉइल के दिए हैं 300। और मैग्नीफिल ऑफ सोलेनॉइड तो कई बार यूज में आता है, म्यू नॉट एन किसके? सोलेनॉइड के। सोलेनॉइड के एन है, सोलेनॉइड का एन है 2000, और बाय 0.3 लेंथ इनटू आई ऑफ व्हाट? सोलेनॉइड। क्या ये म्यू नॉट एन आई हो गया बच्चों? अच्छा आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ वो भी एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, एस लिख लेना बच्चों एरिया, और ये आई ऑफ सोलेनॉइड, आई ऑफ सोलेनॉइड, ये क्या होगा? कैंसिल, ये आ गया आपके सामने। इससे क्या आएगा? इससे क्या आएगा? एम। उस एम को कहां पुटना होगा? यहाँ आई फाइनल ये आएगा, ऐसे आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करो सब बच्चे। बेटा आप यहाँ बीच में आके क्यों घुस गए? आप तो पीछे बैठे थे, दिख नहीं रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी आज अचानक? है रोज तो देख लेते हैं, वहां बैठे बैठे। और लो बच्चों, नोट ले बच्चों। 7, 8, 9, लो बेटा, 8 पूछना बेटा। इंक्रीज तो उल्टा कौन सा होता हूं बोलो? देखो, जेसिक पहला है जेसिक यानी इंक्रीज, दूसरा है लेसिक यानी कांस्टेंट, तीसरा है जेसीओ यानी कि डिक्रीज। बताता हूं, एक बताता हूं। हाँ बच्चों, ठीक है, तो अब क्या करें बच्चों अपन? नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट चला था बच्चों। एक क्वेश्चन में आपको, जो ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला बताता हूं, है ना? कौन सा वाला? थर्ड वाला। एक बताता हूं क्योंकि सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। यहां से ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बच्चों, करंट बना लेते हैं, ये करंट हो गया। जैसे इंक्रीज, बोलो उल्टा,
अगर वो ऐसे है, ऐसे कॉइल रखी हुई, इसमें इंक्रीज तो उल्टा, अगर ऐसा ऐसे करंट बनता है तो बाहर वाले में उल्टा बन रहा है, बाहर वाले में ऐसे बन रहा है तो बोलो इंक्रीज, तो बोलो इंक्रीज, तो अगर क्लॉकवाइज है तो इस तरह से। तो चाहे इसमें इसमें वही कॉन्सेंट, और उसके बाद लेसिक में क्या होगा, ये करंट क्या हो जाएगा कांस्टेंट, फिर यहाँ कोई करंट नहीं है। और जेसी जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन, करंट क्या होना चाहता है, डिक्रीज, डिक्रीज तो सेम, खत्म, ये वही कॉन्सेप्ट है। हाँ किसमें क्लॉकवाइज नहीं देखते ना, देख किधर से रहे, हाँ इधर इधर से, हाँ हाँ अब उसके क्लास में चला था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, है ना बच्चों। अब मैंने उसके फोटोज तो बना दिए थे बच्चों, रख दूं, ठीक है। समझना बच्चों, ट्रांसफॉर्मर की इस कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, और जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको लिखवाए थे, एनएस एनपी वीएसपी, याद है बच्चों सब, एक एक पॉइंट अब समझने का टाइम है। डायग्राम तो हमने बना लिया, सामने से बच्चे लिखना नहीं। देखो अगर बच्चों मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में इस तरह से ये थिक वायर और फिर कम और ये ऐसे करके बना के बाहर निकाल दिया, ये ऐसे, और ये थिक वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या थे, काफी सारे टर्म्स है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। इन सबको पहले अपन बाद में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या सोचा गया होगा। सबसे पहले तो ये सोचा गया होगा कि प्राइमरी कॉइल में क्या करें, चेंजेस, उससे सेकेंडरी कॉइल में क्या आ जाएगा, ईएमएफ, ये आ जाएगा, ये सोचा गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब ऐसी डिजाइन की गई तो इस डिजाइन की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप खुद सोच सकते हैं बच्चों, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इसमें से सारा जाएगा या लॉस भी हो जाएगा। और हमने कहा था, याद है, लॉस होने का था फ्लक्स का लॉस होना, और फ्लक्स का लॉस होने यानी कि के की वैल्यू याद है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, भूल गए बच्चों आप लोग, के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताया था, के बताता है कितना परसेंट फ्लक्स जाएगा, अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब याद करो, m इज इक्वल टू के रूट L1 L2। अब एक कनेक्ट करो बातों, अगर फ्लक्स लॉस तो के की वैल्यू कम, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम, और म्यूचुअल इंडक्टेंस कम तो E2 इज इक्वल टू माइनस di1/dt, आउटपुट वोल्टेज भी कम, यानी बेकार में एनर्जी क्या हो रही, वोल्टेज मतलब एनर्जी, यानी एनर्जी वेस्ट हो रही है। फील्ड का, फ्लक्स का लॉस होना एक तरह के एनर्जी का लॉस है, ये लॉस नहीं होना चाहिए। इस फील्ड लाइंस को यहां कैच करने वाला कोई होना चाहिए, तो ऐसे डिजाइन भी किया गया। ये मैं एक्चुअल डिजाइन की बात कर रहा हूं, इनिशियली ऐसी ही डिजाइन सोची गई और ऐसा ही ट्रांसफॉर्मर था। फिर ये सोचा गया कि नहीं यार, इसको कैच करने के लिए कुछ हो, तो यहां पर बताओ इसको कैच करने के लिए कौन सा मटेरियल भरा जाए, डाया पैरा फेरो, फेरो, क्लियर बच्चों, इसमें भरा जाएगा क्या बच्चों, फेरो। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो ये फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा, नो डाउट बहुत अच्छा रहा। लेकिन प्रॉब्लम है कि फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती, और जब वो यहां से निकलेंगे एक बार, फिर उसको क्या मिल गया, खुला आसमान मिल गया। खुला आसमान मिलते बच्चों क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लॉस। तो सोचा गया अगर इधर से कैच करने के लिए, तो इधर भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैच करने के लिए होना चाहिए। समझ लो धीरे धीरे कैसे मतलब इस चीज को आगे बढ़ाया गया है। फिर भी आप देखें बीच में ये जगह तो क्या है, एयर, यहां पे फिर क्या होने वाला है, लॉस। तो सोच लो बच्चों कैसी डिजाइन बनाई होगी, बस समझ गए होंगे आप लोग, बोलो कैसी डिजाइन बनाई गई, क्यों न इन सबको आपस में क्या कर दिया जाए, कनेक्ट। अब बच्चों मान लो मैं ये एक टर्न लेता हूं, ये एक मैं टर्न लेता हूं, एरिया दोनों तो बराबर रखते हैं। अब अगर फील्ड लाइंस यहां से यहां पर अगर फील्ड निकलेगा, तो आप समझ सकते हैं यहां पर ही कौन है, वही फेरोमैग्नेटिक, वो इन फील्ड लाइन को खींच लेगा, और फिर ये फेरोमैग्नेटिक इधर ये इसको ये खींच लेगा, और इन फील्ड लाइंस को ये खींच लेगा, और फिर ये खींच के ऐसे क्या बन जाएगा, क्लोज लूप, और लॉसेस बिल्कुल क्या हो गए, नेग्लिजिबल, मिनिमम हो गए। इसलिए अब आप मुझे बताओ, ये डिजाइन ऐसे बनाए, इसका रीजन समझ में आया नहीं है,
ऐसे स्क्वायर फॉर्म में जो दिखता है ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन समझा रहा हूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेने से क्लोज लूप फील्ड लाइंस का लॉसेस क्या हो जाता है, मिनिमाइज। और फिर उसके बाद आप देखें ध्यान से, एक और आप नई नई चीज सीखना। ये तो हो गया कि लॉस, इसका मतलब जितना मैग्नेटिक इधर है, बोलो बच्चों उतना मैग्नेटिक इधर है या नहीं है? बिल्कुल है। इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी, इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी। इसका मतलब आप बताओ बच्चों, ये जो टर्न है इसमें मैग्नेटिक फील्ड वही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वही है, दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है बीपी और बीपी मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, और ये हो गया किस पर, प्राइमरी पर, और ये किस पर हो गया बच्चों, सेकेंडरी पर। बोलो है सेम है या नहीं है? अरे बोलो भाई। इसका मतलब फाई पी इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब फ्लक्स का लॉस नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब बताओ बच्चों, डी फाई पी बाय डी टी इज इक्वल टू डी फाई एस बाय डी डी, और दोनों तरफ माइनस लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू, दोनों तरफ वोल्टेज बराबर हो, यही हम चाहते, यही चाहते हम, है ना? मैं तो इतनी मेहनत करी, इतनी डिजाइन करी, 10 वोल्ट इनपुट और 10 वोल्ट आउटपुट, ये चाहते हैं बच्चों हम। ये सही है गलत? अरे सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पर ये एक टर्न माना है, यहां पर भी क्या है, एक टर्न। दिस इज ट्रू फॉर व्हाट, 1 टर्न। यानी एक टर्न का वोल्टेज दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर। तो आप समझ जाओ बच्चों, अगर यहां 2 वोल्ट है तो यहां कितना होगा, बोलिए बच्चों। अगर एक और टर्न यहां लगा दिया जाए उस पर कितना आएगा, और अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा। सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे, बहुत सिंपल है, एक वायर लिया पहला टर्न, और फिर उसी वायर से, अब बताओ ये दोनों किसमें, एक में कितना वोल्ट है, दूसरे में कितना है, टोटल कितना हुआ। अरे तो बड़ा मस्त था, शानदार है, क्या बढ़ाते जाओ, अरे क्या बढ़ाते जाओ। मतलब कहां आप सोचो, बैटरी से अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो केमिकल स्टोरेज जगह वगैरह जाने क्या क्या करना पड़ेगा। यहां तो पूछे हाँ भाई कितने, कितने बोल, दो डबल, ये ले डबल, और बोल, अब तू बोल 10 टाइम्स, ये ले 10 टाइम्स। क्या करना है बच्चों, अरे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स घुमाने हैं, और वोल्टेज उस हिसाब से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बस बात समझ में आ गई। बताओ स्टेप अप की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेप अप की रिक्वायरमेंट, इनपुट क्या और आउटपुट क्या, रिक्वायरमेंट बोलो, रिक्वायरमेंट क्या है, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। बोलो क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट बोलो बच्चों, वीएस ग्रेटर देन वीपी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये कैसे अचीव करें कि यहां ज्यादा वोल्टेज आए, इसलिए ये है इसकी डिजाइन। सेकंड पॉइंट समझ में आया, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, देखो ध्यान से समझना बच्चों। पहली थी रिक्वायरमेंट, और दूसरा है उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए डिजाइन। यानी आपने प्लीज ध्यान से, कैसे बच्चे टर्न्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ये मैं सब लिखवाऊंगा, अभी रुक जाना, अभी समझना है बस, ये सब बातें मैं लिखवाऊंगा, पर टर्न वोल्टेज ये सब, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये थोड़ी इसको छोड़ दूंगा, तो मैं समझा रहा हूं। अब ये एनएस ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों, एनपी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मान लो बच्चों 100 वॉट का इनपुट है, और अगर 100% एफिशिएंसी है तो कितना बाहर निकलेगा, 100 वॉट। भाई एफिशिएंसी 100% का मतलब क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू, इनपुट पावर 100 आ रही है तो आउटपुट पावर कितनी है, 100, तो एफिशिएंसी क्या मानी जाएगी, 100%। इसका मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर आइडियल केस में कभी भी अलग अलग होने वाली नहीं है, दोनों पावर इक्वल। इसका मतलब यहां पर VI और यहां का VI दोनों क्या हैं, बराबर। अगर दोनों के VI यानी VP IP इज इक्वल टू VS IS हो जाएगा, और अब बताओ रिक्वायरमेंट में VS क्या है, बड़ा या छोटा, बोलो बड़ा या छोटा। तो फिर अपने आप समझ जाओ, इस को कांस्टेंट करने के लिए अगर वोल्टेज बड़ा होगा, बोलो बच्चों, तो फिर करंट को क्या होना ही पड़ेगा, वो अपने आप रिजल्ट ही, मतलब रिजल्टेंटली जो बोलते हैं इसे, आप नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम। और इस वजह से बताओ बच्चों, अपना थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा था, चलो IS, जल्दी बोलो, लेस देन I, ये डबल तो ये आधा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहे। तो अपने आप ही आ गया तीसरा पॉइंट। अब समझना, हमने डिजाइन किया, हर एक पॉइंट समझना बच्चों, हमने डिजाइन किया कि हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उसके लिए हमने टर्न्स क्या करे, बढ़ाए,
और जब टर्न्स बढ़ाए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो अपने आप हमें पता है पहले से ही, क्योंकि हमने वोल्टेज ज्यादा लिया है, तो करंट की वैल्यू क्या होने वाली है? कम। तो फिर किसमें करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी? बोलो, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? करंट की वैल्यू किसमें? हमें पहले से पता है कि किसमें करंट ज्यादा जाएगा। इसलिए जैसे घर में हम जब इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस कराते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट यहां पे काम में लेते हैं। जब घर में बच्चों एक बल्ब ट्यूबलाइट लगनी होती है वो जगह, और बाथरूम में हीटर गीजर, मान लो आप समझ ले, वो वहां पे लग रहे हैं, गीजर जैसे लग रहा है, आपको पता है ये वाली जगह अगर यहाँ पे गीजर लगने वाला है, तो आप क्या चेंजेस करते हो वायरिंग में? बताओ क्या करते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। कभी आपने देखा भी, ऑब्जर्व भी किया है? आपने कभी ट्यूबलाइट बल्ब की तरफ जाते हुए वायर देखे? और कभी गीजर वाले सेक्शन में जो वायर जा रहे हैं उनको देखा? उनकी थिकनेस में कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्योंकि जितना ज्यादा वायर मोटा होगा, थिक होगा, उसकी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा। ज्यादा मोटा वायर ज्यादा करंट झेल सकता है। अब पता है कि यहां गीजर लगेगा, गीजर हाई करंट ड्रॉ करेगा, और जब हाई करंट अगर पतले वायर में जाएगा, तो पतला वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए पहले से क्या करते हैं, याद है, वहां की पिंस भी बोलते हैं पावर प्लग। क्या बोलते हैं बच्चों? उनकी पिंस को मोटे रखते हैं। पिंस भी मोटी होती है ताकि उस करंट को क्या कर सके? झेल सके। और फिर अंदर की वायरिंग भी मोटी ली जाती है। तो समझ गए कि जहां अगर आपको पता लग जाए कि करंट की वैल्यू ज्यादा रहने वाली है, वहां पर वायर भी क्या रखो? मोटे। बताओ बच्चों, यहां किस में करंट की वैल्यू ज्यादा होने वाली है? प्राइमरी में करंट वैल्यू ज्यादा होगी, तो वहां का वायर, ये पॉइंट भी आगे बच्चों सुने। और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी तो कहां से डिसाइड की जा रही है? याद करो, कॉइल के घूमने से। याद है वो पानी गिर रहा था और बताया था डैम्स पर, टरबाइंस पे गिरा था, उसने घुमाया था 50 साइकिल्स पर सेकंड। याद है बच्चों? वो तो चेंज होने से रहा, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। इस तरह से सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए बच्चों लोगों? लिखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? स्टेप अप। स्टेप डाउन में नहीं बना रहा डायग्राम, आप खुद समझ जाओ, वो अपने आप समझने वाली बात है। स्टेप डाउन में ये इधर और ये इधर, और लेस देन, जो ग्रेटर देन लेस देन, खत्म। टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। लिख लो बी स्टेप डाउन। मैंने क्योंकि ये लिखा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, लिखा था ना ऐसा। बी, ए था स्टेप अप, बी लिखो स्टेप डाउन। कौन सा? वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता बेटा, कितनी बार सिखाया है कि जब ये ऐसे जाता है तो इस एरिया से फ्लक्स जाता है। वायर का क्रॉस सेक्शन क्या लगेगा इसमें? अरे कैसी बात करते हो? ये एक लूप है, इससे फ्लक्स निकलता है, तो क्या होता है? एरिया। इस वायर के तार की मोटाई से क्या मतलब है? देखो कौन सा पॉइंट आएगा? फिफ्थ पॉइंट आएगा। लिखो फिफ्थ पॉइंट, लिखो बच्चों। स्टेप डाउन नहीं, स्टेप डाउन लिखना कुछ नहीं, बस नाम लिख लो। दो नाम होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। उसमें कुछ नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहो तो खुद भर लेना अपनी तरफ से डायग्राम बना के, उसमें ऐसा स्पेशल नहीं है। अगला, अगला पॉइंट लिखो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक कोर, due to the presence of ferromagnetic core, flux losses are negligible. Flux losses are negligible. Flux losses are negligible. So per turn voltage, per turn पे underline. So per turn voltage in primary and secondary coils remains same. Per turn voltage in primary and secondary coils remains same. Per turn voltage. अब जो मैंने लिखा है उसको लिखेंगे। बी एस, हमने बोला कि लॉस नहीं होगा, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि बी मतलब बीपी एस पी इज इक्वल टू बी बी एस, या फिर इसको ऐसे लिखे, इससे कंफ्यूजन आएगा। बी एस कौन सी में? प्राइमरी में। इज इक्वल टू बी एस किस में? सेकेंडरी में। फ्लक्स लॉस नहीं है, यानी 5p इज इक्वल टू, यानी d5p इज इक्वल टू d5 s by dd
माइनस साइन लगा दिया तो ईपी इज इक्वल टू, दिस इज फॉर व्हाट, फॉर 1 टन। फॉर 1 टन। 6th पॉइंट लिखें, so voltage across any coil, 6 point, so voltage across any coil is directly proportional to voltage across any coil voltage across any coil is directly proportional to the number of turns, is directly proportional to the number of turns then V proportional to N, ज्यादा टर्न्स ज्यादा वोल्टेज, which means VS upon VP is equal to NS upon NP. This is called general equation. जनरल इक्वेशन, ये क्यों लिखा जनरल इक्वेशन अभी समझाऊंगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब लिखें 7th पॉइंट, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इसको नंबर 1 डालना बच्चों, इस इक्वेशन का नंबर 1, इस इक्वेशन का नंबर 1, ठीक है। हाँ अब लिखो, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर there is no power loss. In case of ideal transformer there is no power loss. So अगर पावर लॉस नहीं होगा तो इनपुट और आउटपुट क्या होंगे, सेम। तो पिन इज इक्वल टू पाउट होगा, नहीं होगा बच्चों, पिन इज इक्वल टू पाउट। और पिन किस पर है, प्राइमरी पर, वीपी आईपी, और ये किस पर है, वीएस आईएस। तो एक और रिलेशनशिप आ गई, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस। और अब इन दोनों कंबाइन करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस। ओके बच्चों, ठीक है। अब सुनना, ये देखो यहां क्या लिख रहा हूं, फॉर ओनली, बताओ बच्चों, फॉर ओनली आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और बहुत संभल के इन दोनों इक्वेशंस, क्योंकि बच्चे जनरली इस इक्वेशन को ले लेते हैं कंसीडर। ये तो बेसिक डिजाइन क्राइटेरिया है कि ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ज्यादा क्या आएगा, टर्न्स। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जनरल और आइडियल। अब जनरल आइडियल में क्या डिफरेंस होगा, आइडियल मतलब कोई लॉस नहीं, अरे बोलो बच्चों भाई, आइडियल मतलब, और अगर जनरल है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। जनरल, ये बताओ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जनरल के लिए या आइडियल,
मतलब ये रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर या आइडियल या सबके लिए, क्योंकि ये क्या लिखा है जन। लेकिन अगर आप करंट का रेशियो भी उसमें इंक्लूड कर दोगे तो ये तभी होता है जब ये होता है, और ये तभी होता है जब ऐसा होता है, और ये तब होता है जब क्या होता है आइडियल। तो संभल कर VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए ले सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर ऑल। लेकिन करंट वाला रेशियो को कैलकुलेशन में सिर्फ तभी लेना जब क्या हो ट्रांसफॉर्मर आइडियल। संभल कर ध्यान रखना। अच्छा, तो हमने देखा बच्चों कि ये पिन पाउट क्या हो गए इक्वल, और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा जाए तो बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्मर मानोगे? बोलो आइडियल या फिर जनरल? आइडियल। यानी अगर बोलेगा आपसे P इनपुट पावर है तो आउटपुट पावर बताओ, बोलो P इनपुट पावर है तो आउटपुट पावर बताओ। कुछ नहीं बोला है तो क्या बोलोगे? P। क्या बोलोगे? आप बोले P इनपुट पावर है, दूसरा क्वेश्चन P इनपुट पावर है और आउटपुट पावर है 2P 3P 4P 0.5P। अब बोलो क्या बोलोगे? P इनपुट है और आउटपुट बोल रहा है 2P 3P 4P 0.5P। बोलो बच्चों, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, इनपुट ही कितना है P, और अब आइडियल होता तो कितना होता P। इसका अंदर ये कौन सा है? रियल लाइफ कुछ होगा, इसलिए इस पे चले जाना है फिर सेकंड ऑप्शन। अब अगर सर ऐसा हो जाए कि P इनपुट देके ये बोल दे कि P 0.9P 3P 4P, अब क्या करें सर? तो फिर आंसर किस पे जाएगा? P पर। ये बात है, यानी पहला कंसिडरेशन आइडियल और दूसरा फिर लेसर तो होता ही होता है, यानी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी की बात तो की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। कौन सा पॉइंट है? 9th या 8th? 8th पॉइंट लिखो, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और आप सब जानते हैं एफिशिएंसी को जनरली ईटा से दिखाते हैं, और ये हमेशा क्या होता है? तो यहाँ आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यहाँ हो जाएगा पिन अपॉन पाउट, VS VP इन, अरे क्या कर रहे हैं? पाउट अपॉन पिन, और ये हो जाएगा VS IS, ये हो जाएगा VP, और VS अपॉन VP को क्या NS अपॉन NP लिख सकता हूं? वो तो हमेशा लिख सकता हूं, है ना? हाँ, और ये ईटा जो होता है इसकी वैल्यू 90% टू 99% तक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात नोट कर ले बच्चों, नोट कर लो। पहली बात कि ये एफिशिएंसी अगर आप मैकेनिक्स के इंजन्स के कंपैरिजन में देखो तो बहुत बहुत ज्यादा है। मैकेनिक्स का कोई इंजन उठा लो, है ना बच्चों, 30-40% के आसपास, पेट्रोल इंजन 30-40 और पेट्रोल डीजल इंजन 40 से 50 या 45 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना परसेंट। और आइडियल कार्नोट आप शायद जानते हो बच्चों, वो भी 60% के आसपास मान लो। इतना डिफरेंस क्यों है कि वहां का आइडियल इंजन भी 66% जा रहा है और रियल लाइफ इंजन तो बहुत ही कम है, 50% से भी कम है। और ये अगर बात करें बच्चों तो इतना हाई एफिशिएंसी, रीजन है इसका मतलब यहां और वहां के मैकेनिज्म में कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत डिफर कर रही है जिसकी वजह से लॉसेस बहुत कम हो रहे हैं, और वो नहीं, वो है सबसे बड़ा मैकेनिज्म का पार्ट। आप सब जानते हैं मैकेनिकल कोई भी इंजन होगा तो उसमें एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम होगा, और सिलेंडर पिस्टन में क्या होता है? रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन होता है तो फिर बच्चों जहां फ्रिक्शन आएगा वहां लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कुछ भी कर लो मैकेनिकल इंजन में तो लॉसेस होने ही हैं। लेकिन अगर यहां की कंस्ट्रक्शन की बात करें बच्चों, यहां की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, और ये कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन में है क्या?
प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, बीच में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। बस होता ये कि जब करंट फ्लो करता है तो ये कॉइल कैसे घूमेगी, अरे करंट यूं जाएगा ना तो घूमेगी ना कॉइल ये। यस सर, अच्छा कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी या करंट घूमेगा। अरे वायर, वायर में करंट फ्लो करता है, कॉइल में तो कॉइल भी घूमने लग जाती है क्या, या करंट फ्लो करता है। अरे ये कॉइल यहाँ घूम रही है चुपचाप, बोलिए बच्चों। ये वाली कॉइल में जब करंट आएगा तो ये घूमे, लेकिन ये जो कोर है ये, अरे ये बैठा हुआ, ये बताओ ये क्या है, चुपचाप या मूविंग, ये भी, ये भी। और वो ट्रांसफॉर्मर गली गली मोहल्ले में कोने में चुपचाप बैठा रहता है, या सुनो बच्चों, इसका होता कहीं पर कोई रिलेटिव मोशन, प्राइमरी के या सेकेंडरी या किसी भी पार्ट में कोई रिलेटिव मोशन, यानी इसमें क्या है ही नहीं, फ्रिक्शन, क्या नहीं बच्चों। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर लॉसेस बहुत ही कम, इसलिए एफिशिएंसी बहुत ज्यादा। नहीं आया, समझ नहीं आया, बताओ इसकी एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है। यहां फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही, देखो बच्चों स्टार करके लिखे इंपॉर्टेंट, दिस एफिशिएंसी इज सो हाई, मैंने बोला है इसी में स्टार करके लिखें, उसका तो होता है यही पॉइंट। This efficiency is so high because there is no relative motion and friction. There is no relative motion and friction between any two parts of the transformer. Between any two parts of the transformer. लेकिन बच्चों फिर भी लॉसेस तो हैं, अरे फिर भी लॉसेस तो हैं। तो वो लॉसेस कितना है, जैसे अभी देखा 90% से 99 यानी 1% से 10% तक का लॉसेस तो है। तो लॉसेस क्यों है, 9th पॉइंट लिखो, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। देखो बच्चों, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर लिखो, फर्स्ट कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस। देखो दो कॉपर लॉसेस सामने कैसे बच्चे, कॉपर की क्या चीज है ट्रांसफॉर्मर में, जल्दी बोलो, कॉपर की क्या चीज है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। बताओ, मैंने हमेशा कहा है कॉइल गंदी किसकी है, कॉपर। और जब उनमें करंट फ्लो करेगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा, जल्दी बोलो बच्चों। अरे बोलो, कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, और हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, लॉस। तो हम इसको हमेशा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछते हैं क्यों होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, तो हम हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ए तो पढ़ेंगे उसका क्या रीजन क्या है, और रीजन पढ़ने के बाद फिर उस लॉस का क्या करेंगे, सॉल्यूशन। लिखो, रीजन लिखो, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल्स, ड्यू टू flow of current in coils, due to flow of current in coils, heat losses occurs, heat losses occurs। तो फिर सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया कि लॉसेस, सुनो बच्चों ध्यान से, इधर देखें, कॉइल में करंट फ्लो करेगा, सामने से बच्चे, कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो लॉसेस नहीं, तो करंट फ्लो करने से हीटिंग इफेक्ट्स आएगा। अच्छा, जो कॉइल होगी अगर उसमें करंट फ्लो कराना है तो कैसा होना चाहिए, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, कंडक्टर, कोई ना कोई वायर होगा, कोई ना कोई वायर होगा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करेगा तो लॉसेस होंगे। अब इस लॉसेस का आप सब जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी फॉर गिवन करंट, यानी कि कोई डिवाइस जितना करंट ड्रॉ करना है उतना ड्रॉ करेगी। गीजर को अगर 2 एम्पीयर करंट ड्रॉ करना है तो 2 एम्पीयर करंट ड्रॉ करेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ इसको कम करने के लिए फिर क्या करें,
आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। अब इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एल जितना वायर लंबा जहां तक गीजर होगा वहां तक जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज ये कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वायर को थोड़ा क्या ले लें, थिक। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अरे वायर का मटेरियल का सिलेक्शन ऐसा करो जिसमें रो की वैल्यू क्या हो, कम से कम मिनिमम है सिल्वर, लेकिन बहुत कॉस्टली। सेकंड नंबर पर ही कौन आया था बच्चों? कॉपर। इसलिए आपने देखा है हर जगह कनेक्टिंग वायर्स या कॉइल्स किसकी बनाई जाती हैं? कॉपर की, ताकि उससे रो की वैल्यू क्या रहे, कम, उससे आर की वैल्यू क्या रहे, कम, और लॉसेस क्या हो, मिनिमाइज। खत्म होंगे क्या? खत्म होंगे क्या या मिनिमाइज होंगे? मिनिमाइज होंगे। तो सॉल्यूशन ये लिया गया, कॉइल्स आर टेकन ऑफ विच वायर? कॉपर वायर। लिखो बच्चों सॉल्यूशन। coils are taken off copper wire due to its very low resistivity, सेकेंड है फ्लक्स लॉसेस। सेकंड मतलब ये छोटा सेकंड। फर्स्ट क्या था? कॉपर लॉस का हमने रीजन भी पढ़ लिया और उसका सॉल्यूशन भी देख लिया। अब आता है सेकंड लॉस, फ्लक्स लॉसेस। और ये मैंने आपको बताया था, कुछ भी हो जाए कुछ ना कुछ लॉस तो होगा, है ना। लिखो रीजन लिखो। ड्यू टू सम सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, flux is lost in surroundings. Flux is lost in surroundings. तो सॉल्यूशन हमने जानते, बोलो क्या सॉल्यूशन निकाला था? बोलो क्या लें? बोलो क्या? नहीं क्या, हाँ ये नहीं था अभी तो समझाया पूरा। बोलो क्या लिया? कोर इज टेकन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिनके ऊपर आपने क्या किया है, कॉइल्स को वाइंड किया है, उनको किसका लो? फेरोमैग्नेटिक। अच्छा सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन लिखो। कोर इज टेकन ऑफ ferromagnetic material. Core is taken of ferromagnetic material due to its high permeability. ठीक है। थर्ड आ रहा है बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस। ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल्स में, उसको एक बार फिर से बताएंगे, उसको यहाँ के उसके रिस्पेक्ट में समझेंगे क्या है। देखो सामने के बच्चे, हो क्या रहा है कि आपने ये कोर ली, मतलब कोर को कनेक्टेड बनाते हैं, और क्यों ये कैसे लॉसेस हो रहे हैं जरा देखें। देखना बच्चों ध्यान से, एक बार मैं वहां पर चलता हूं, हिस्टेरेसिस में आपको समझाता हूं, वहां पर थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि अगर कोई मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पहले मैग्नेटाइज किया, क्या किया बच्चों? मैग्नेटाइज किया, और फिर उसके बाद उस फील्ड को हटा लिया, यानी जीरो कर दिया, फिर उसके बाद दूसरी तरफ इसको क्या लगाया, फील्ड को लगाया, और फिर हटा लिया, तो ऐसा हमने देखा था कि इस तरह का एक एच लगाया था, 0 से 10, 10 से 0, फिर 0 से -10 और 0। ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया था बच्चों। बताओ ये किस तरह का फील्ड हो गया है? ऑल्टरनेटिंग। कैसा हो गया बच्चों? ऑल्टरनेटिंग। यानी कि अगर एसी कहीं लगी रहेगी तो उसका करंट भी ऐसा होने से एच हनी सी, याद करो बच्चों, अरे हनी सिंह याद है कि नहीं है?
अगर एसी लगेगी तो एच भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो जिस सबस्टेंस पे ये चीज लगेगी पहले इधर मैग्नेटाइज होगा, फिर इधर मैग्नेटाइज होगा, फिर इधर मैग्नेटाइज होगा, फिर इधर मैग्नेटाइज होगा, उसमें क्या करना पड़ता है, डायपोल को घुमाने में वर्क, और वर्क किस फॉर्म में निकलता है, हीट। इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ये मैंने आपको बताया था। पहले इधर मैग्नेटाइज हुआ, फिर डेमेटाइज, फिर इधर मैग्नेटाइज होता है, और इस तरह से एक लूप बनता है। और उस लूप का एरिया, बताओ बच्चों क्या था उस कॉन्सेप्ट, लूप का एरिया ज्यादा तो, बोलो बताओ क्या बताया था, एरिया ज्यादा तो लॉसेस भी ज्यादा होते थे। बिल्कुल यहां पर भी यही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी है, अभी अभी सिलेक्ट करिए, अभी अभी सिलेक्ट करिए, फेरो की क्यों सिलेक्ट करनी पड़ी, फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उसको सिलेक्ट करना ही। अब जब उसको सिलेक्ट कर लिया तो अब आप बताएं यहां पर क्या आपने एसी लगाई कि लगाई, अरे बोलो भाई, और अगर एसी नहीं लगाई एसी, और एसी लगाई लगाई, एसी लगाई तो बच्चों लगाता है, यहाँ करंट में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, तो इस कोर में क्या आएगा, हिस्टेरेसिस लॉस, हीटिंग इफेक्ट्स आएंगे। तो बताओ बच्चों कोर किस चीज की ली जाए, जिसका एरिया, जल्दी बताओ जिसका एरिया हमने पढ़ा था, अरे आप लोग भूल गए बच्चों, एरिया इज इक्वल टू एनर्जी लॉस डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ऐसा भी बोला था एनर्जी लॉस हमारा फेवरेट है, अरे भूल गए बच्चों हम लोग तो, यस और नो। तो बताओ बच्चों एरिया ज्यादा तो एनर्जी लॉस भी, एनर्जी लॉस भी याद है कि नहीं है। तो बताओ कैसा मटेरियल लें जिसका एरिया कम हो या ज्यादा, एरिया कम करने के लिए क्या होना चाहिए, कोर्सिविटी ज्यादा या कम, रिटेंटिविटी ज्यादा या कम, और कौन है जिसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों से कम होती है, सॉफ्ट आयरन। क्या होता है बच्चों, तो अब सुनना, सेकेंड वाले लॉस फ्लक्स लॉस को कम करने के लिए तो क्या किया, फेरोमैग्नेटिक लिया। अब उस फेरोमैग्नेटिक में भी कौन सा वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन है, क्या कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए। लिखो बच्चों रीजन, रीजन लिखो बच्चों, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ साइक्लिक फील्ड, due to the application of cyclic field, hysteresis loss occurs in ferromagnetic core. Hysteresis loss occurs in ferromagnetic core. Ferromagnetic core. Solution. Solution. Core is taken of soft iron. Core is taken of soft iron. Core is taken of soft iron due to very low area under hysteresis curve. Due to very low area under hysteresis curve, which results in lesser heat losses. अब देखो प्रॉब्लम की अगली प्रॉब्लम अपने आप सब खड़ी होती जा रही है। मैं ऐसे देखो, अगर आप ध्यान से अगर पूरा ध्यान दे रहे हो तो लॉसेस को भी मैं कनेक्शन में पढ़ा रहा हूं, लॉसेस को कनेक्शन पढ़ा रहा हूं। उसमें कॉपर में तो खैर होना ही, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो कॉपर का वायर, लेकिन जैसे कोर पर आए तो कोर के लिए सबसे पहले बोला फ्लक्स लॉस मिनिमाइज करना है, तो क्या है फेरो लिया, तो क्या लिया, फिर उस फेरो से क्या प्रॉब्लम हुई, हिस्टेरेसिस, तो क्या लिया सॉफ्ट। अब सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए, देखना ध्यान से बच्चों, यानी मेटल है, सॉफ्ट आयरन क्या और क्या है, मेटल है, और वाइंडिंग ऐसी थी नहीं थी, अरे 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 भूल गए क्या बच्चों, ये ऐसे है कि नहीं, अरे कोर ऐसे है कि नहीं, ऐसे अभी चपटा ऐसे चपटाए गए, ऐसे है ना कोर तो, और इस तरह से कोर है सामने कैसे बच्चे, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे है कि नहीं, अरे बोलो भाई। आप बताएं यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऑल्टरनेटिंग है या नहीं है, और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है,
अच्छा अब देखना इसका दूसरा व्यू, इस कोर का दूसरा व्यू, ये ऐसे अभी तो ऐसे दिख रहा है सामने से ही। अब बताओ करंट क्या यूं फ्लो कर रहा है बच्चों? अरे बोलो मान लो करंट यूं फ्लो कर रहा है, यूं करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अरे अरे क्या हो गया आज? अरे ऐसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा नहीं? ठीक तो हो बच्चों? तो यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बताएं ये मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा एक लूप है या पूरा टुकड़ा है मेटल का? पूरा टुकड़ा मेटल का, बहुत बड़ा बल्क पीस है मेटल का। ये मेटल का बल्क पीस साइड से दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? और इसमें क्या नाम से मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि एसी लगी हुई। अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और ये कोर यहां पर है बच्चों, तो बताओ कौन सा आने वाला है? क्या आने वाले हैं? एडी करंट्स आएंगे नहीं आएंगे? और उससे क्या आएंगे? लॉसेस आएंगे, और उसका फिर सोल्यूशन चाहिए। तो अब फिर ये तो लेना ही पड़ेगा, कोर तो सॉफ्टवेयर का लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या आएंगे? एडी करंट्स। नेक्स्ट लिखो बच्चों, एडी लॉसेस। फोर्थ लिखो बच्चों, एडी लॉसेस। रीजन लिखे बच्चों। ड्यू टू द टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, eddy losses occurs in soft iron core. Eddy losses occurs in soft iron core. लिखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखें बच्चों। सॉल्यूशन में लिखें सॉल्यूशन पहले समझते हैं फिर लिखवाता हूं। सॉल्यूशन लिख लो फिर देखो। आप मुझे बताएंगे करंट की डायरेक्शन, एडी करंट की डायरेक्शन। मैंने ये फील्ड लगाया है, और बताओ बच्चों एडी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी बोलो बच्चों। डॉट क्या हो रहा है? डॉट क्या हो रहा है? डिक्रीज या इंक्रीज? तो क्या इसमें इस तरह से एडी करंट्स आएंगे नहीं आएंगे? और ये कोर ये ऐसे ही है जो मैंने भी दिखाई दी ऐसे। और एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड के, तो बताओ यहां पर आएंगे या अगले वाले प्लेन में आएंगे? आप बताओ, ये बहुत सारे प्लेन का कलेक्शन है कि नहीं है? और सारे प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं? यानी सिर्फ एडी यहां पर ही आएंगी, अंदर सब जगह आएंगी। ये पीस बहुत गर्म हो, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसका, इस एडी करंट को मतलब ये है, इसका पाथ खत्म करना है, और आप समझ सकते हैं करंट की वैल्यू को कम करना है। करंट की वैल्यू को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो करंट कम होता है। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं? क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर का ले चुके हैं, और इसमें किसी की मिलावट तो कर नहीं सकते कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मिला दें। तो इसका बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढा गया कि जिससे, सुनना बच्चों ध्यान से, उस तरीके की वजह से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी आ जाएगा और वर्किंग पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। इस कोर को पूरा बल्क न लेकर इसकी पतली पतली क्या बनाई जाती है बच्चों? स्ट्रिप्स। इस पूरे कोर को, ये जो पूरी कोर आपने ली नहीं, ऐसा नहीं लो, इसकी क्या बनाओ बच्चों? ऐसे स्ट्रिप्स बनाओ। जिस प्लेन में एडीज आ रही हैं उस प्लेन को ऐसी पतली पतली क्या बना लो? उसकी स्ट्रिप्स। और जब आप स्ट्रिप्स बना लोगे, पतली पतली स्ट्रिप बना लोगे, अब एक स्ट्रिप उठाओगे और उस एक स्ट्रिप को उठाकर आप एक नॉन कंडक्टिंग लिक्विड, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड है बच्चों, जैसे कि कभी जैसे वार्निश सुना है? वार्निश कभी सुना है? लिक्विड जैसा, वार्निश जैसा नॉन कंडक्टिंग लिक्विड में नहीं, पेंट पेंट में होता है नहीं, गेट वेट पे लगता है, लकड़ी उकड़ी पे करते हैं। तो एक ली स्ट्रिप और उसको क्या किया? आप तो चलो नाम छोड़ो, आप तो एक लिक्विड ले लो जो नॉन कंडक्टिंग है। लिक्विड क्या होना चाहिए लेकिन? नॉन कंडक्टिंग। उसमें उसको डुबाया, स्ट्रिप को निकाला, और फिर बताओ बच्चों, वो लेयर उसकी एक क्या चढ़ जाएगी? फिल्म। और थिन फिल्म चढ़ जाएगी उसके ऊपर, जो हमने यहां पर एक स्ट्रिप ली,
अब ध्यान से देखना, ये वैसे हो गया जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो बच्चों, लेमिनेट कराते हो। एक डॉक्यूमेंट लिया, प्लास्टिक लेमिनेशन होता ही नहीं होता बच्चों, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर की स्ट्रिप हुई और उसके ऊपर किसका लेमिनेशन हो गया है, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड का लेमिनेशन। अब बताओ, तो लिक्विड की जो फिल्म होती है उसकी मोटाई बहुत कम, लेकिन उसने अपना काम कर दिया, उसने सराउंडिंग में क्या किया है, नॉन कंडक्टिंग। और फिर क्या करते हैं, वापस ऐसे केसेस हर एक स्ट्रिप को डुबोते हैं, सुखाते हैं और ऊपर फिल्म चढ़ जाती है, उसको वापस के वापस ऐसे अरेंज कर देते हैं। अब क्या होगा, अब अगर आपने यही कॉन्सेप्ट लगाया, क्या ऐसे करंट फ्लो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताओ बच्चों, ऐसे करंट क्यों नहीं है, क्योंकि इस जगह से दूसरी जगह में करंट जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, नॉन कंडक्टिंग है। अच्छा बताओ, फिल्म का आप सोचेंगे सब फिल्म, बहुत ज्यादा फिल्म आ गई, लेकिन फिल्म की थिकनेस इतनी कम होती है कि अगर पूरे मटेरियल के कंपैरिजन में उसको माना जाए तो बहुत ही कम जगह घेरती। अरे पता भी लगता है, अगर आप देखो उसको उठा के देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि उसमें फिल्म चढ़ी हुई। कभी कभी वायर पे जो इंसुलेशन देखा आपने बच्चों, वायर पे इंसुलेशन होता है, वो इतना पतला थिन होता है कि आपको पता नहीं लगता कि उसमें इंसुलेशन है या नहीं। तो इस तरह से यहां पर गया, और इसको अब सुने, ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, आपने रेजिस्टेंस, नॉन कंडक्टिंग जो रेजिस्टेंस सीधा इसमें मिक्स नहीं किया, आपने बिल्कुल स्टाइल से, बिल्कुल पूरी प्लानिंग से उसको बीच में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। उसका अमाउंट भी क्या है, बहुत कम, लेकिन वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये एडीज हैवीली क्या हो जाती हैं, रिड्यूस। क्या जीरो हो गई या रिड्यूस हुई, रिड्यूस हो जाती हैं, हैवीली रिड्यूस हो जाती हैं ऐसा करने से। इनको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं बच्चों, समझ गया लेमिनेटेड कोर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इन पर किसका लेमिनेशन है, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड की फिल्म का लेमिनेशन है। लिखो बच्चों, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो, कोर इज टेकन laminated, core is taken laminated, that is it consists of, that is it consists of number of thin strips, it consists of number of thin strips having a coating, having a coat of COAT coat, having a coat of non-conducting, having a coat of non-conducting film of, नहीं non-conducting, हाँ non-conducting film of a liquid, non-conducting film of a liquid। कुल मिला के बात है, फिर भी बच्चों इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी लॉसेस हैं या नहीं, लॉसेस है ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या है, लॉसेस बहुत ही कम। अगर किसके कंपेरिजन में देखा जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम। एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बस है, वो एक फॉर्मूला उस पर बेस्ड है, फिर उसके लाइफ में कहाँ जाएंगे। लिखो बच्चों, लिखो बच्चों, क्या बोल रहे हैं, चॉकलेट, क्यों, किनको नहीं मिली, सबको, नहीं नहीं एक बात बताओ बच्चों, क्या वास्तव में ऐसा हुआ कि आधों को मिला, आधों को मिली, आधों को, ऐसा क्यों किया, टाइम हो गया होगा, ब्रेक खत्म हो गया होगा, खत्म हो गई। अब आगे कब बोला, मंडे को मिलेगी, मंडे तो आज ही है। तो बच्चों कोई बात नहीं, हम इतना ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद अपनी मेहनत से चॉकलेट खरीदेंगे और खा लेंगे। अभी पूछता, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बच्चों, ये बताओ क्यों हुआ, क्योंकि ये इसलिए अब मुझे दुख हो रहा है क्योंकि हम जैसे जो टीचर्स हैं वो चार चार चॉकलेट ले जाते हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की कम पड़ गई, ठीक है। क्या भर दो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, अच्छा पूरी करो, अच्छा ठीक है बच्चों,
मैंने कहा कॉन्सेप्ट चला देंगे बच्चों ने। ठीक है साहब, लिखो बच्चों क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्न्स, लिखो बच्चों। इसमें कौन शर्मा रहा है? कौन है रोहित शर्मा? लिखो बच्चों। नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, टर्न रेशियो ऑफ फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। लिखो बच्चों, कैसे लिखो? टर्न रेशियो फॉर अ ट्रांसफॉर्मर इज, टर्न रेशियो फॉर अ ट्रांसफॉर्मर इज 2. Turn ratio for a transformer is 2. Flux through 1 ton of primary coil, flux through 1 ton of primary coil, 1 ton of primary coil is 5 is, ये लिखो 5 is equal to 5t plus 1 Weber. Flux through 1 ton of primary coil is 5 is equal to 5t plus 1 Weber. And mains current, and ऐसे लिखते हैं बच्चों उसको, mains current is 10 ampere. Mains current is 10 ampere. If there are 100 turns in primary coil, if there are 100 turns in primary coil, and its efficiency is, and the efficiency of the transformer is 90%. If there are 100 turns in primary coil and efficiency of the transformer is 90%, then find first लिखें लोड वोल्टेज, फर्स्ट लिखें बच्चों लोड वोल्टेज, सेकंड लिखें करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, थर्ड लिखें आउटपुट पावर, थर्ड लिखें आउटपुट पावर। देखो बच्चों डेटा यहां अगेन क्वेश्चन आप देखें, जब से सेल्फ इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट चला है ना, मैं सर्च कर रहा हूँ ग्रोथ और डिके के कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट से ग्रोथ और डिके की जो इक्वेशन उसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन में तो सिर्फ बेसिकली क्या है दिया हुआ उसको सिमिलरली लिख लो। बताओ बच्चों सबसे पहले क्या दिया आपको, जल्दी बताओ। सबसे पहले दिया गया है टर्न रेशियो क्या होगा, बताओ बच्चों कि नहीं टर्न रेशियो क्या लिखे, टर्न रेशियो को इधर देखो सब बच्चे बोलो। टर्न रेशियो का मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के टर्न का रेशियो। तो क्या लिखो एनपी अपॉन एनएस लिखो या एनएस अपॉन एनपी? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, दिस इज एनएस अपॉन एनपी। ध्यान रखना इस बात का, ये मैंने इसलिए ऐसे डेटा आ गया है, ऐसा करने से अच्छा। एनपी दिया हुआ क्वेश्चन में, एनपी भी दिया हुआ है, बोलो कितना दिया एनपी, बोलो बच्चों एनपी कितना दिया है? एनपी दिया है 100, तो अपने आप ही बताओ एनएस कितना हो गया? अरे एनएस कितना हो गया? 200। ध्यान रखना बच्चों टर्न रेशियो कुछ नहीं कहा जाए तो एनएस अपॉन, अब ऐसे बोले टर्न रेशियो फॉर अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, अब ऐसे बोल दे तो फिर तो अब उसने बोल ही दिया है, तो फिर क्या लोगे एनपी अपॉन एनएस। लेकिन जैसे मेरे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कैसा नहीं, तो ये लेना। और क्या दिया बच्चों बताओ? मेंस करंट, क्या बोला है? मेंस का मतलब मैंने आपको लिखा था, कहां पर लिखा है डायग्राम में? मेंस कहां पर जाएगा? प्राइमरी पर। कहां पर जाएगा बच्चों? प्राइमरी पर। इसका मतलब आईपी कितना दिया बच्चों? 10 एम्पियर, आईपी दिया 10 एम्पियर, और एफिशिएंसी 90%। ये तो डेटा दिया हुआ है। अब बताओ पहला क्या पूछा गया है? पहला क्या पूछा है? लोड वोल्टेज, मतलब बोलो लोड वोल्टेज, लोड किधर जाएगा? इनपुट पर या आउटपुट पर?
हमेशा ध्यान रखो लोड वोल्टेज किधर जाएगा, आउटपुट पर। लाइन वोल्टेज अगर होता तो मतलब लाइन वोल्टेज मतलब इनपुट, मेंस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, मेंस करंट, ये सब इनपुट की बातें हैं, प्राइमरी कॉइल की बातें हैं। सेकेंडरी कॉइल, लोड वोल्टेज, ये सब किसका है, आउटपुट, ये किस पर है, सेकेंडरी पर। तो अब बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू, रुक जाना अभी लिखना मत, एनएस अपॉन एनपी। क्या एनएस अपॉन एनपी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, एक और चीज दी है बच्चों, एक और चीज दी है, और वो है 5p, कितना 5t प्लस 1। सुने, इधर देखें, इधर देखें, रुके। अब तैयारी होगी, मतलब क्या करना है वो समझा रहा हूं, फिर आप ट्राई करना बच्चों, इधर देखो, लिखना नहीं है अभी, मना किया है। वीएस हमें निकालना है बच्चों, वीपी मतलब है प्राइमरी कॉइल पर कितना वोल्टेज। ये क्या दिया है बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, प्राइमरी टर्मिनल पे वोल्टेज तो नहीं दिया है, बोलो क्या दिया है, जल्दी बताओ। क्या फ्लक्स दिया है, फ्लक्स, फ्लक्स कितना दिया है 5t प्लस 1। इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, तो क्या ईपी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ईपी आ गया, यही वीपी है, बोलो बच्चों यस और नो, यही वीपी हो गया टोटल। नहीं, इसने कहा है दिस इज फॉर 1 टन, यानी कि ये तो हुआ 5 वोल्ट पर टन, इसका मतलब टोटल वीपी कितना होगा, बोलो टोटल वीपी कितना है, 1 टन का वोल्टेज 5 है और टोटल टन कितने 100, तो बोलो कितना हुआ 100 इंटू 5 इज इक्वल टू, वीपी आ गया, वीएस निकल आएगा। अब कोशिश करो आईएस कैसे निकलेगा, या फिर और भी जो बातें आप ट्राई करो वो कर सकते हो, मैंने हिंट दे दिया, फ्लक्स दे दिया जाए। फिर उसी तरह से रेशियो वाइज करंट निकाल लो, सेकेंडरी में करंट, प्राइमरी में दिया हुआ है, सेकेंडरी में करंट निकालना है, करंट निकालना है सेकेंडरी में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है ठीक है, आउटपुट करंट, पहला वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, आ गया। एनएस अपॉन एनपी क्वेश्चन में दिया कितना है 2, तो वीएस अपॉन वीपी कितना है 500 इंटू, आंसर बोलो 1000 वोल्ट। अच्छा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है बताओ, बोलो कौन सा ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है इसका, स्टेप अप या स्टेप डाउन, यहां से पता लग जाएगा। नंबर टर्न्स किसमें जाता है, इसका मतलब क्या है स्टेप अप, अगर रेशियो 1/2 होता तो स्टेप डाउन होता, कि वोल्टेज आधा कर देगा, ये अभी डबल कर रहा है इनपुट का, इनपुट का डबल हो रहा है, 2:1 मतलब इनपुट का डबल। सेकंड क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है, वीएस वीपी निकल ही चुके हैं, आईपी अपॉन आईएस, वीएस कितना है बच्चों बताओ 1000, वीपी कितना दिया है, आईपी आ जाएगा आंसर आईएस, यस और नो, सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने, याद है बहुत बहुत जोर देके मैंने एक बात बोली थी बच्चों, इसलिए जान करके लिखा भी है, ये इक्वेशन, ये वाला रेशियो कब लाना बच्चों, यही वो गलती जिसकी मैंने जोर दिया था थ्योरी पार्ट बताते वक्त, अभी वापस जान करके लिखा है। प्लीज प्लीज बच्चों, ये गलती बहुत नेचुरल मिस्टेक मैंने बच्चों से होते देखी है, बच्चा सीधा ये रेशियो उठा लेता है, बट दिस इन दिस केस दिस रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी है 90, विच मींस इट इज नॉट आइडियल।
मैंने इस रेशियो के आगे आपको लिखवाया था फॉर ओनली आइडियल ट्रांसफॉर्मर, याद आया बच्चों? तो इसलिए ये सिखाने के लिए मैंने जाके ऐसे लिखा, ये सब बच्चे कर देते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं, जो गलत है बिल्कुल। ईटा से आएगा, किससे आएगा? ईटा का फॉर्मूला क्या था? वीएस आई एस वीपी आईपी। अब बोलो वीएस वीपी है और क्या है? आईएस भी है, आईएस तो निकालना, आईपी है और ईटा भी है, इससे निकलेगा बच्चों, निकालो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी एक आदत होती है, कैलकुलेट करने के बाद जो हम आंसर निकालते हैं उसी को हम आंसर मानते हैं और उसी को हम टिक करते हैं। हाँ बेटा, नहीं तो उस हिसाब से आंसर भी बहुत क्लोज में आ जाएगा ना अपने आप ही। ईटा कितना है? 0.9। वीएस बोलो, वीएस अपन वीपी, सीधा वीएस अपन वीपी तो कितना है? ये रहा 2। और आईएस पता करना है, आईपी 10। बोलो आंसर का फॉर्मूला, आंसर का फॉर्मूला 4.5 एम्पियर, जो कि क्लियर है। अगर आप सीधा आइडियल मानोगे तो 5 एम्पियर आ रहा होगा आप लोगों का आंसर, याद है बच्चों? 5 एम्पियर आएगा तो उसका कितना परसेंट हो गया? 90% एफिशिएंसी, 4.5। पावर कॉन्सेप्ट निकाल लो, पाउट निकालना है, पाउट निकालो बच्चों, पाउट निकालो। कैसे निकलेगा पाउट बताओ? अरे वो पाउट कैसे निकलेगा? अरे वीएस आई एस, पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, वीएस भी है आईएस भी है। बोलो वीएस आई एस, वीएस कितना? वीएस कितना? 1000। आईएस कितना? कौन से बोलो? लेकिन बच्चों बताओ, ये दिखने में अभी इजी है, लेकिन आप खुद सोचो इसमें क्या हमें अगर देखें ध्यान से, इसमें वीएस भी निकालना पड़ा है और हमें आईएस भी निकालना पड़ा है, यानी कि ये लेंदी है। उससे बढ़िया क्या तरीका है बताओ? उससे बढ़िया तरीका था कि ये कितना है? वीपी 500 और आईपी कितना है? 10। 500 इंटू 10, बोलो 5000 का 5000। तो ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है वहां पे? यहाँ पे गड़बड़ है क्या? क्या कितना आएगा? 4500 आएगा, या सुनो? तो ये गड़बड़ है। हाँ, तो 5000 का कितना परसेंट? 90%। कितना हुआ? 4500। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे, क्या देख रहे हो? ऑल्टरनेटिंग करंट नेक्स्ट चैप्टर का नाम है। वो मॉड्यूल कॉन्सेप्ट देना। क्या हुआ? नहीं, वो टर्म 1 का मेरे पास, टर्म 2 के कोई भी चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास टर्म 1 है बस। बस एसी 3-4 टन का, 4-5 टन का, 5-6 टन का, और क्या? डिपेंड करता था आपके ऊपर कि कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। टेस्ट में एसी आएगा ना, जितना मैं पढ़ाऊंगा पूरा हो जाएगा, वो तो सैटरडे तक पूरा हो जाएगा। सैटरडे को इस बार आपकी वो प्रिपरेशन लीव है ना बच्चों, वो है। लेकिन वो है, वो शेड्यूल में लिख दी जाएगी, लिखा होगा शायद बाहर, लिखा हुआ है ना। लेकिन हमारे लिए वो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों को जब लगातार इतने टाइम तक पढ़ाया जाता है बच्चे बहुत प्यारे लगने जाते हैं, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और फिर उन बच्चों को रोज बुलाने का मन करता, इसलिए आपको सैटरडे को बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो बताओ बच्चों, आप लोग प्यारे बच्चे हो या नहीं हो? प्यारे बच्चे नहीं है? बीबी नंबर 7 देख चुका हूँ बच्चों इसमें मैं, बीबी नंबर 8 भी हो चुका है, अब एक ही बचा बीबी नंबर 9, वो कर लेना। और उसके बाद
51 से एक्सरसाइज में 24 से 50 तो शायद कल डिस्कस होंगे ना। परसों डिस्कशन के लिए है 51 से 69, 51 से 69, 51 से 60, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट और एक्सरसाइज 3 भी बचे हुए कुछ सारे। ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या हुआ? चॉकलेट, हाँ सही बात है यार, ऐसे क्यों? ये बच्चों को कल चॉकलेट पूरे बच्चों को मिली नहीं, खत्म हो गई थी क्या? ये बच्चे बोले चॉकलेट नहीं मिली सर, खत्म हो गई थी। किसने डिस्ट्रीब्यूट की थी? अच्छा, तो कौन था? तो मुझे बताओ कि बच्चों को कब मिलेगी चॉकलेट। हाँ ठीक है। नहीं एक्चुअली शायद वो जो अभी जो है, नहीं अभी जो है वो कल थे ही नहीं, वो बोले 2 दिन एब्सेंट था, वो पूछ के बता रहे हैं कि क्यों नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो कब दे दी जाएगी, ठीक है ना, चिंता मत करो। ये हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट देखो बच्चों, इसमें अ करंट इन सर्किट, लिखो बच्चों, लिखो अ करंट इन सर्किट is called AC. A current in circuit is called AC. Is called AC. If is called AC. If first लिखें, it changes its direction. It changes its direction after every half cycle. It changes its direction after every half cycle. Second लिखें, second लिखें, its amplitude remains same with time. Its amplitude remains same with time. Its amplitude remains same with time. With time. Time हो ऐसा आपको लगता, लेकिन अब जब दिया बुझने वाला है तो ज्यादा फड़फड़ाता। कुछ बच्चों डायग्राम्स बना रहा हूँ, 5 डायग्राम्स हैं, ठीक है। यहाँ आई है और यहाँ टी है। आप रुकने वालों में से ब्रेक कम मिलता है, लेकिन बेटा अभी तो 2 मिनट है क्लास की, वो 2 मिनट तो डायग्राम बना दो बच्चों। मुझे पता है ब्रेक कम मिलता है और वास्तव में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चाहिए होता है, लेकिन 2 मिनट की बात है, बस बना दो। चॉकलेट देखो वापस बोलता हूँ। बनाओ बच्चों। बनाओ बच्चों। ये 5 वेरिएशंस हैं टाइम के, करंट के, मतलब करंट के टाइम के साथ। इनमें से कुछ ऐसी हैं, कुछ नहीं है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक बार डायग्राम बना ले बस, चलो ठीक है, डिस्कस तो कल कर लेंगे। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी होंगी? ए सी, बी ए सी है, डी या ई?
बोलो। ये एसी है, ये एसी है, ये एसी तो दिख ही नहीं है, लेकिन ये भी पहले मैं आपको देता हूं कौन कौन सी एसी है। ये एसी और ये एसी, आज की सुबह कहने से पहले हाँ साहब, आज की सुबह